इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाइयों देखियो, जाना है कि सारे गर्मी का मौसम है और भाई सीजन भी चल गया है, क्योंकि ये सीजन हमारा जो है खरीफ का है। इसमें हम धान की बिजाई करा है और भाई धान के में जो है ना कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ा है। कई बार देखा है कि भाई जिन भाइयों ने खेत भी तैयार कर लिए होंगे, पानी वगैरह भी भाई भर लिए होंगे, क्योंकि भाई पौध की जो है ना पनीरी जो है ना उनकी जो है ना बड़ी बड़ी होगी और लगाने का समय भी आ गया है। तो भाई हमने एक बातचीत करी है कि भाई जो धान है इसकी रोपाई करते टाइम आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, और बातचीत हमने करी है डॉक्टर मंगतराम जी से। तो पहला भाई सुन ले हैं बातचीत और बाकी जानकारी भाइयों के साथ बाद में। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मंगतराम जी, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान केंद्र कोर। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि धान की रोपाई करते समय किन किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये जानकारी दें कि जैसे कि आजकल धान का सीज़न चला हुआ है और किसान भाई भी पूरे जो है ना काम में लगे हुए हैं अपने खेत में, और आजकल जो है ना सीज़न जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जो किसान भाई धान की रोपाई कर रहे हैं या आगे अब करने जा रहे हैं, उनको किन किन ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे उनको फ़ायदा रहे। जी देखिए, जो रोपाई जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है धान के अंदर जी। अगर रोपाई सही तरीके से सही टाइम पे हो जाती है तो फसल की जो पैदावार है बहुत अच्छी होती है जी। तो रोपाई के बारे में जो मेन जो मुख्य बात है कि एक तो समय पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी किस समय पे लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसमें जो खेत की तैयारी वगैरह है, जो आमतौर पे जैसे कद्दू करते हैं, जी बिल्कुल, वो कद्दू करने के बाद तुरंत जो है कई बार रोपाई शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भी कद्दू करने के तुरंत बाद जो है ना रोपाई ना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम दें। बीच में जो मिट्टी होती है पानी के अंदर घुली हुई वो थोड़ा सा बैठ जाए, उसके बाद ही मतलब रोपाई शुरू करें। डॉक्टर, जैसे कि 1-2 दिन ठहरे या एक दिन या कुछ समय 1-2 घंटे अगले दिन कर दें जी। जैसे आज खेत तैयार किया, कद्दू करके सुहागा मार दिया, तो अगले दिन जो है ना कर सकते हैं, तब तक उसकी वो बैठ जाएगी, रेगी जो होती है। जी बिल्कुल जी। यानी कि वो जब फसल उगाएंगे उसमें तो अच्छी तरह वो जो पौध है वो भी अच्छी तरह उसमें लग जाएगी। तीसरी जो बात है इसमें जो पौधों की संख्या है जी, और कितने पौधे प्रति वर्ग मीटर लगाने चाहिए। और वैसे तो जो वैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए तो लाइनों में लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब देखते हैं कि जैसे हरियाणा की बात करें तो इसमें जो है ना जो मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं वो वैज्ञानिक विधि ना अपना करके अपने हिसाब से लगाते रहते हैं। जी ये तो समस्या है ही जी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, अगर लाइनों में नहीं लगाते हैं तो कम से कम 33 जो पौधे हैं प्रति वर्ग मीटर, ये सुनिश्चित कर लें कि भी इतने पौधे जो हैं वो लगाएं जी। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि वो एक जगह कम से कम 2 पौधे लगाएं जी, क्योंकि मान लो जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, तो कई बार पौधे मर जाते हैं। अगर एक ही लगाया है तो वो भी मर गया तो पौधे कम हो जाएंगे जी। तो 2 पौधे अगर लगाएंगे तो एक के बचने की संभावना रहती है उसमें। तो कम से कम 2 पौधे एक जगह लगाएं, और ताकि आपके जो पौधे हैं बाद में मरे नहीं और आपकी जो पौधों की संख्या है प्रति वर्ग मीटर जो 33 है
वो बनी रहे। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं अगर वो सभी पौधे जीवित रहें। सभी पौधे भी अगर जीवित रहें तो भी 2 का होना जरूरी है। जी बिल्कुल। हाँ, वो आपकी जो फुटाव जो होगा बाद में, वो टोटल फुटाव में आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बात और है इसमें, कई बार देखते हैं कि कुछ किसान भाई जो है ना पौधे लगा तो लेते हैं लेकिन वो अपने खेत में मजदूरों के सहारे ही छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, सोचते हैं भी चलो इनसे दोबारा लगवा लें। जी, ऐसी समस्या भी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाई देखते हैं कि खेत में जो मजदूर आते हैं वो कई बार खुले खुले लगा के चले जाते हैं। क्या उसको पौधे की समस्या तो रहेगी फिर? वो नहीं, वो जैसे मैंने बताया कि उनको ये कहिए कि जो है ना आप इतने पौधे 1 वर्ग मीटर में लगाइए, थोड़ा सा देख के लगाइए। उनको कई बार है ना वो आमतौर पे बहुत दूर दूर लगाते हैं, ये बात आपकी सही है। देखते हैं ना खेतों में जाकर। हाँ, लेकिन वो शुरू में जितने पौधे लग जाते हैं ना, बाद में पौधों के बीच में लगाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। जी बिल्कुल। तो ये शुरू में ही आप सुनिश्चित कर लें, उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि भी पौधे 30 पौधे तो कम से कम 1 वर्ग मीटर में लगाएं, क्योंकि बाद में लगाना तो बड़ा मतलब समस्या आती है, बहुत समस्या है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं जैसे पौधों की संख्या भी हो गई, धान भी रोप दिया, इसमें कोई खाद पानी इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? और खाद का ऐसा है, इसमें जो हमारी जो फास्फोरस की जो खाद है, DAP है या सिंगल सुपर फास्फेट है, वो रोपाई के समय ही डालनी चाहिए जी। और जिंक सल्फेट है जैसे 10 किलो प्रति एकड़ जो 21% वाला है, वो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी शुरू में डाल दें। जी। तो बाकी रही नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन जो है ना, जो आपने पूरे फसल को देनी है उसका 1/3 रोपाई के समय डाल दें। जी। बाकी तो नाइट्रोजन 21वें दिन और 42वें दिन डलेगी। जी। क्योंकि किसान भाई करते क्या है आमतौर पे कि वो शुरू में तो खाद काफ़ी डालते रहते हैं। हाँ। और बाद में 30 दिन के बाद वो खाद डालना बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन 30 दिन तक वो बहुत ज़्यादा खाद डाल चुके होते हैं, जो कि एक मतलब वेस्टेज ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि पौधा इतना बड़ा नहीं होता जितनी कि उसकी खुराक दे देते हैं, तो वो फालतू जो खुराक है वो मतलब वो एक वेस्टेज है और वो पानी के साथ नीचे चली जाती है जमीन। जी बिल्कुल। और कुछ हवा में उड़ जाती है, तो एक वेस्टेज ही है। तो 42 दिन तक तो हमें खाद देनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब एक जानकारी और लेना चाहेंगे आपसे। कई बार देखते हैं किसान भाई ने अपने खेत में कोई अन्य फसल उगाई हुई है जी, और वो धान की फसल भी लेना चाहता है जी, लेकिन वो लेट हो जाता है। ऐसी कौन सी वैरायटी है, किस्म है, ताकि वो दूसरे किसान भाइयों के साथ वो अपनी खेती भी कर सके? जी, अगर पहले कोई फसल ली है, जैसे आमतौर पर चारे की फसल लेते हैं किसान भाई, और चारे के बाद वो मतलब धान लेना चाहते हैं, तो ऐसी किस्में हैं जो थोड़ी अवधि में पक जाती हैं। जी। ऐसी किस्में हैं 120 दिन से कम समय जो टोटल लेती हैं, मतलब उसमें नर्सरी का टाइम भी आ गया, उसमें लगाने के बाद का टाइम भी आ गया, मतलब वो 4 महीने से कम का टाइम लेती हैं। तो ऐसी किस्में हैं जैसे HKR 48 काफ़ी पुरानी किस्म है, HKR 49 अभी आई है, नई किस्म है, बड़ी अच्छी पैदावार दे रही है। और इस प्रकार की किस्में, कुछ हाइब्रिड भी आए हुए हैं जो 120 दिन से कम के हैं, तो ऐसी वैरायटी हम ले सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। किसान भाइयों ने सुनी बातचीत की भी जो धान की रोपाई है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अरे भैया चर्चा करने लगे हाथ कि बैंगन की फसल में कीट रोग नियंत्रण किस डाल करना है। किसान भाई जाना है कि जो है ना, जो बैंगन की फसल है, यानी कि बैंगन की सब्जी देखो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन जो हमारा हरियाणा प्रदेश है भाई, इसमें भी कई 3 मौसम में आप बैंगन की फसल ले सको हो। गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में और भाई सर्दी के मौसम में। लेकिन कई बार देखा है कि भाई इनमें जो है ना कई डाल के कीट बीमारियां आ जा हैं, और इन बीमारियां के आने से जो हमारी फसल है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और भाई इसमें जो खास करके जो कीट है वो आवा है इसमें फल छेदक और या भाई तना छेदक, दोनों डाल का कीट आ जा है। और इस कीट की जो सुंडी है गुलाबी रंग की होंगी और जो लगभग जो है ना बाल रहित होंगी। नवजात जो सुंडियां हैं नई शाखा में छेद करके उनमें वो चली जा हैं,
और जिसके कारण तो उसकी जो शाखा है, टहनियाँ है, वो मुरझा जाएं और पौधे की जो बढ़वार होगी वो भी रुक जाएगी। और फलों में जो छेद सुंडियाँ के बाहर आने के बाद ही दिखाई पड़ा है भाई, इस कीट के द्वारा लगभग जो है ना 20% से लेकर 25% तक खेती में नुकसान होने की संभावना बन जाए। और आपने भाई देखो, अगर न्यू पता लग गया कि फलानी बीमारी आ गई, तना छेदक या फला छेदक आ गया, तो आपने क्या करना है, फूल आने पहला जैसे ही इस कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आपने 75 ग्राम स्पाइनोसैड 45 SC को 80 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर अपना 3 छिड़काव करने हैं। और भाई बीच में जरूरत पड़ा तो फिर कर दो। और बीच में फसल खातर भाई एक प्रोक्लेम 5 SG 56 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 3 छिड़काव उसके भी कर सको हो, तो भी कीट नियंत्रण हो सका है। और एक और बीमारी आ जाए वो है हरा तिल्ला। इस कीट के हरे रंग के जो शिशु हैं या प्रौढ़ हैं, वो पत्तियां के जो निचली तय हुआ ना उससे रस चूस दे रहे हैं, और बाद में जो पत्तियां वो मुड़ जाएंगी और बाद में भाई पीली होकर किनारे उनके सूख जाएंगे और नीचे गिर जाएंगी। इस करके भाई जो है ना अपना ध्यान रखना है। और कौन सी दवाई अपना लेनी है, अगर भाई रस चूसने वाला कीट फसल पर दिखाई दे तो भाई 300 से लेकर 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 cc की लेनी है। 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर अपना छिड़काव करना है। इसी तरह भाई सफेद मक्खी आ जाए। जो सफेद मक्खी जो है ना पंखों वाला छोटा सा कीट है, इसके शिशु और प्रौढ़ पत्तों की निचली सतह पर रस चूस कर जिससे जो है ना पत्ते पीले पड़ जाएंगे और ये विषाणु रोग भी फैला दे है। नियंत्रण खातर इस कीट के लिए भैया अपना 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 cc को 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर अपना छिड़काव करना है। एक रोग और आ जाए इसमें, हड्डा बुंडी। यो भाई अधिवृत्त आकार का एक तांबे जैसा रंग दिखाई दे है। इसकी सुंडियाँ पीले रंग की मजबूत और कांटेदार हो हैं। सुंडी और प्रौढ़ पत्तियों के जो हरा पदार्थ है उसको खा जाए हैं। इसके नियंत्रण खातर भैया अपना क्या करना है, जिस तरह कि हमने बताया कि वो मैलाथियन लेनी है आपने 400 मिलीलीटर, वही विधि इस पर भी दोहरानी है। एक कीट और आ जाए इसमें, लाल अष्टपदी। पत्तों की जो निचली सतह पर पीले और लाल रंग के जो शिशु हैं या प्रौढ़ हैं जाड़ा बनाकर रहने लग जाए, इसके द्वारा जो है ना केकरा है वो रस चूस दे रहे हैं और पत्ते के ऊपर छोटे छोटे सफेद धब्बे बना दे हैं। इसके लिए भी आपने क्या करना है, 300 मिलीलीटर प्रेम्पर 20 cc की जो है ना दवाई लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई उसने छिड़काव करना है। और 10-12 दिन के अंतर पर फिर 2-3 बार छिड़काव करना है, तो भाई ये जो बीमारी है वो नियंत्रण में हो जाएगी। जड़ सूत्रकृमि भी है। और भाई इस डाल जो है ना जिस तरह भी देखा जड़ सूत्रकृमि, जैसे जिस तरह नियंत्रण खातर एक खेत में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, आलू की एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल अपना नहीं लेनी है। और हमेशा सूत्रकृमि रही जो ना पौधे लगानी है। और भाई देखा जिन पौधे में यह बीमारी आ गई है उन्हें उखाड़ के जला दे। बीमारियां भाई उनके नियंत्रण का थोड़ा जिक्र कर लें तो फल गलन का भी रोग आ जाए है, और ये रोग पत्तों से शुरू होकर फलों तक पहुंच जाए है और फलों का जो भूरा रंग होना शुरू हो जाएगा और उसके स्थान पर भाई जो फल है वो गलने भी शुरू हो जाएंगे। भाई इस बीमारी से निजात पाने खातर आपने स्वस्थ बीज इस्तेमाल करने हैं। बीज आए थे पहले बीज का उपचार 2.5 ग्राम थायरम या कैप्टोन लेकर के प्रति किलोग्राम बीज की दर तय आपने उपचारित करना है। और फल लगने के बाद भाई जिनेब या फिर एंडोफिल M45 400 ग्राम दवा का 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर तय 10-12 दिन के अंतर पर 2-3 बार छिड़काव करना है। तो ये तो जिक्र करें हमने कि जो बैंगन है उसमें कौन से कीट आ जाए, उनका नियंत्रण किस डाल करना है। और भाई एक जानकारी भाइयों के लिए और साझा कर लें, जो खेती है उसका नया स्वरूप है भाई। सारे जाना किसान भाई कि आजकल देखो दिन प्रतिदिन खेती का जो स्वरूप है बदलने लग रहा है, क्योंकि खेती में नई नई तकनीकें आ गई हैं। पहले वाली तो खेती रही नहीं भाई, जूड़े वाली बल्दा वाली। अब तो जो है ना ट्रैक्टर आ गए, मशीन आ गई, रूटावेटर आ गए, हार्वेस्टर आ गए हैं। और भाई नई तकनीक में देखो ड्रोन आ गया। तो इस करके जो है ना किसान भाई अपने जो है ना अब पुराने यंत्र की तरफ न जा करके जो आधुनिक तकनीक है उससे अपने खेत में अगर खेती करोगे नई नई तकनीक अपना करके, तो भाई आपकी जो पैदावार है खेत की में वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। और जिससे उत्पादन लागत जो है ना कम हो जाएगी, खेती में जो है ना अच्छी आमदनी होगी, भाइयों का अच्छा आमदनी होगी तो अच्छा ब्योत हो जाएगा। तो भाई इस करके जो है ना आपने खेती के जो नए नए तरीके हैं उनको अपनाना है।
और भाई मौसम की जानकारी भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं। भाई देखो मौसम तो जो है ना आज तो बहुत गर्मी हो रही थी, देखी होगी भाइयों ने बाहर निकल के भी। और तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। कल के तापमान का जिक्र करें तो भाई कल जो है ना 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। और कल जो हमारा कार्यक्रम आएगा और उसमें हम जो है ना बात करेंगे कि गन्ना फसल की कीटों से रक्षा किस तरह करनी है और दूसरी देखभाल पर। नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे मिर्च की काश्त में क्या सावधानियां अपने रखनी है और साथ साथ जानकारी देंगे भैया ना पशुओं का संक्रमण रोगों से किस ढाल बचाव करना है। ये सारी जानकारियां भाइयों के साथ साझा करेंगे। और भाई बाट देख दे रहे हैं कि भाई चर्चा कर रहे हैं भाई, तो मनोरंजन करने भी ध्यान कर रहे हैं। तो आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत, बाकी जानकारी भैया के बाद में बतलावेंगे। ये रे जन्म्या सोए जगत मरण में लोगो मरे मरे के ने यो जन्म लिया। ये रे बहुत सी माता मारी बढ़ के जाली जिनका हमने दूध पिया। जन्म्या सोए जगत मरण में मर मर के न जन्म लिया। ये रे कहीं पिता कहीं पुत्र बन के वह मूरत प्यारी कहाँ गए यारे प्यारे वाए बंधु वारिश्तेदार कहाँ गए। कुटुंब कबीला यस नाई प्यारे महल अटारी कहाँ गई। रूप बदल के हार गए वहाँ सकल हमारी कहाँ गई। रूप बदल के हार ये रे आए थे सो चले गए। आए थे सो चले गए वो कहाँ गए ना पता दिया। बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। ये इच्छा पूरी हुई नहीं दुख कितना बढ़ के देख लिया। ना भोग भोग के छिके गात का यू जोड़ा करे के देख लिया। ये रसो डाला की लई औषधि मरण से डर के देख लिया। ये वैद डॉक्टर मेरे फिरे चोकर दे मन फिर भी मरे के देख लिया। ये जन्म मरण का बंधन कट जा। जन्म मरण का बंधन कट जा। रटा नहीं तन राम सिया। बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। कहीं
जो पाए पशु बने, हम घास को चरते फिर ये गए, पक्षी बन के न्यों चढ़े गगन में, उड़ते उड़ते फिरे गए। कहीं जंगल के बड़े जानवर डरते डरते फिरे गए, कहीं मानस के रहे आश्रय न्यों दुखड़ा भरते फिरे गए। और भाइयों ईब जानकारी भाइयों के लिए साझा कर लें कि भाई आज की नसीहत में कि अतिरिक्त आय के रूप में बागवानी का किसानों के लिए क्या महत्व है। किसान भाई देखो, खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने का कई ढाल के तरीके भी हैं, और भाई उसमें बागवानी भी एक तरीका है। यानी कि बागवानी की जो फसलें हैं उन्हें न लेक है, उससे भी आमदनी कमा सको अतिरिक्त आय के रूप में। जिस तरह के भाई कुछ किसान भाई खेती के साथ साथ मछली पालन कर रहे हैं या और जो सहायक धंधा जैसे मधुमक्खी पालना है वो कर रहे हैं, तो इस करके भाई जो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के में बागवानी का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि ये औषधीय पौधे का पोषण करा है। जो हर्बल दवाइयाँ हमारी उनमें कच्चे माल का रूप में प्रदान कर दी रहा है ये। और आयुर्वेद जो उत्पादन है उनकी बढ़ती लोकप्रियता देखने में आया है कि जो बागवानी विशेषज्ञ हैं उनकी जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जावा है, क्योंकि भी देखो जो हर्बल है उसने सारे लेना चाहे हैं। और बागवानी फसलों के रूप में जिस तरह फल है, सब्जी है, सजावटी, सुगंधित, वृक्षारोपण या औषधीय पौधे इसमें शामिल करे जाए हैं। और ये फसलें जो है ना कृषि समृद्धि और देश की जो अर्थव्यवस्था है भाई उसमें अच्छी बढ़िया भूमिका निभावा है। सब्जी और फलों से युक्त जो बागवानी है उत्पादन है, आहार है और पोषण का एक महत्वपूर्ण ये स्रोत भी है। और भाई बागवानी जो उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण है, कच्चे माल के रूप में इनमें तो मिलता रहा है, और जिससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है भाई विकसित करने में काफ़ी मदद करा है ये। तो जो ये बागवानी है तो भाई हम तो कहें कि खेती के साथ साथ बागवानी फसलें भी आपने उगानी चाहिए ताकि जो आपकी आमदनी है वो भाई वो बढ़ सका है। और एक जानकारी भाइयों के साथ साझा कर लें कि पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम का क्या महत्व है। भाई किसान भाई सारे जाना है कि जो पशुपालक भाई हैं, डेयरी का काम करते हैं, दूध की डेयरी खोल ली है जिन्होंने, भाई उनके लिए जितने आपा बीमार हो जाए इसी तार जो है ना पशु भी बीमार हो जाए। और पशुओं के जीवन की रक्षा खातिर भाई जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको अपनाना चाहिए। और पशुओं में समय समय पर जो टीकाकरण है वो करवाएंगे तो भाई जिससे आपका जो पशुधन है वो स्वस्थ रहेगा। और पशुओं में कई बार देखा है कि कई डाल के रोग आ जाए जिसकी रोकथाम केवल टीकाकरण के द्वारा ही हो सका है, क्योंकि ऐसे रोगों के फैलने से ना जाने या पशु का रोगग्रस्त होने के उपरांत और या भाई फिर कई बार उसका इलाज द्वारा कई बार पशुओं को बचाना संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनका समय पर इलाज नहीं होता। पशुओं के कुछ संक्रामक रोग जिस तरह के लंगड़ी रोग है, मुंह खुर रोग है, गलघोटू रोग है या पशुओं का बचाव टीकाकरण है, इस ढाल से जो अपना करवाते रहना चाहिए। तो पशुपालक ये सोचे हैं कि भाई अगर हमने टीकाकरण करा दिया तो कभी हमारे जो पशु हैं दूध कम देना शुरू कर दें या उनकी जो गर्भधारण करने की ताकत है भाई वो कम ना हो जाए। भाई ऐसा कोई खास बात नहीं है इसमें। तो सब हम तो ये कहें कि जो पशु हैं भाई उनका टीकाकरण करवाना समय समय पर बड़ा जरूरी है। तो भाई एक जानकारी और साझा कर ले, भाइयों के साथ जानकारी दे दें कि जो लू से खराब हुई फसलें हैं भाई उनका मुआवजा अपना मिल सका है और बीमा जो पंजीकृत किसान है उसका लाभ वही उठावेंगे, क्योंकि देखें कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। कई जिले में तो तापमान जो है ना 50 डिग्री तक पहुंच गया है। तो इस करके भाई जो लू का असर है जीवन के साथ साथ फल सब्जियों पर भी पड़ा है और जो फल सब्जी उत्पादक किसान हैं लू से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी ले सका है। बस बात यह है कि भाई उन्होंने फसल बीमा पंजीकरण करवाया हुआ हो। तो जिस तरह के किसानों को आगजनी है, बाढ़, सूखा है, हीट वेव आदि फसलों के से नुकसान हो रहा है तो बीमा इसमें भी कवर किया जा सका है। तो भाई इस करके जो है ना ध्यान रखें किसान भाई जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और भाई दाना पानी का जिक्र तो हम कर दे रहे हैं। भाई जो बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, इनका दाना पानी का भी आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भी गर्मी का मौसम है। तो एक तो पानी को व्यर्थ नहीं बहाना आपने, गर्मी के दिनों में जो बेजुबान पशु पक्षी हैं इनका भी ख्याल रखना है।
और अपने आसपास जिस तरह के पानी के स्रोत हैं, जिस तरह पानी के घड़े भर का दर्दे, मटके हैं, कसोरे हैं, तो भाई इनको अपने भर के रखना है ताकि जो पशु हैं या पक्षी हैं उनको अच्छी पी सकें। और समय समय पर भाई इनकी सफाई भी करते रहें पशु पक्षी, ताकि बीमार ना पड़ें। और इनके खाने का भी आपने ध्यान रखना है। तो भाई एक जानकारी भाई अंगला और साझा कर रहे हैं कि जो किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर का नंबर हम बतावा है भाई 1551, क्योंकि जो 1551 है भाई, जिस भी किसान भाई को कोई दिक्कत हो खेती बाड़ी से संबंधित, तो उससे जो है ना वो जानकारी आप 1551 पे कॉल करके ले सका है। क्योंकि भाई कई बार आ जाए है किसान भाई की समझ में नहीं आता कि भाई ये बीमारी आ गई है या भी ये फसल किस टाइम लेनी है, तो इस सारी बातों का जो है ना आप 1551 पे कॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो भाई कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई अपने भाई रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।